हेलो एवरीवन, आज है 7 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। बड़ी गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है, तकरीबन 4% तक गिर चुका है। ये पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो ये 390 रुपये से भी ऊपर गया था इंट्राडे में। उसके बाद देखा जाए तो ये लगातार और इवन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी है। 380 रुपये से 355 रुपये के करीब ये पहुंच चुका है, तो काफ़ी बड़ी गिरावट तो है। बात करेंगे उसके बारे में कि सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, शेयर प्राइस 355 रुपये का है। इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि ये 355 के करीब गया था। एक मेजर फॉल एक ही दिन के अंदर आया था, बाद में वहाँ से एक रिकवरी भी लौटी, फिर दोबारा यहाँ पर गिरावट नज़र आई है। एक साल का अगर आप ग्राफ देख लो तो तकरीबन 40 से 45% का ग्रोथ है। हालांकि एक साल पुराना ग्राफ नहीं है, लिस्टिंग से लेकर अब तक का ये ग्राफ है। हालांकि लोअर लेवल 202 रुपये से काउंट करोगे तो भाई साहब अच्छी खासी रफ्तार जरूर है, लेकिन ग्राफ अगर आप देखो तो जो जब तेजी लौटती हुई नजर आई तो ऐसा नहीं है कि लगातार भागा है। देखो, बीच बीच में करेक्शन बने हैं, जैसे कि इससे पहले जब तेजी आई थी और शायद 265 पे गया था, गिर कर वापस 240 पर से भी नीचे गया था। फिर वापस तेजी आई थी, 290 पर गया था, वापस गिरकर 260 रुपये पर भी आया था। वापस तेजी आई थी 333 पे जाने के बाद वापस 308 पर भी आया था ये। तो हर बड़ी रफ्तार के बाद 12-15% का जो डिक्लाइन है वो देखने को मिलता ज़रूर है। इस बार देखा जाए तो ऑलरेडी ये तकरीबन 12 से 15% तो गिर चुका है। ठीक है, ऑलरेडी गिर चुका है ये 12 से 15%, तो करेक्शन ऑलरेडी ये देखने को मिल चुका है। एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर 355 रुपये के आसपास, ये 354 रुपीज़ के आसपास का है। अगर यहाँ पे रुकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं 330 रुपये के जोन में देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अगर आज का दिन अगर आप देखो तो जहाँ बाजार में इतना पैनिक है, इतना प्रेशर है, तो यहाँ पर भी होगा। जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रॉफिट टेकिंग चल रही है तो यहाँ पर भी 4% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट लगातार देखने को मिली है। अगर आज वॉल्यूम भी देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में है, तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, और ऑल टाइम हाई अभी देखें तो तकरीबन 395 का है, लो तकरीबन 202 रुपये के आसपास का बना है। इसका जो मार्केट कैप है ये 2,25,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, नज़र करी जाए यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग कह रहे खरीदो, 33% लोग कह रहे बेचो, 34% लोग कह रहे होल्ड करो। देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए पसंद करता हूँ इस कंपनी को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लगातार भागेगा। मैंने पहले भी कहा था कि 12-15% का डिक्लाइन बीच बीच में दिखाएगा ये, और आज तो मार्केट की हालत ही ख़राब है, तो जाहिर सी बात है वो देखने को मिला भी है गिरावट। लेकिन यहाँ से कह सकते हैं कि 320 रुपये से लेकर 350 का जो लेवल है वहाँ पर मुझे लगता है कि जो बाइंग इंटरेस्ट है वो जनरेट हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी बुरी तो नहीं है। एक नहीं, कई बिजनेस यहाँ पर होने वाले हैं और खबरों का बाजार यहाँ पर गर्म होने वाला है। कब होगा ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, उम्मीद तो यही थी कि भाई साहब आईपीएल के दौरान ही इनको शायद इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल जाए, इनका म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस मिल जाए, खबरें आना शुरू हो जाए, तेज़ी देखने को मिल जाए। लेकिन आईपीएल ख़त्म होने को आया है, लेकिन इंश्योरेंस का म्यूचुअल फंड का लाइसेंस अभी तक मिला नहीं है। लेकिन जिस दिन मिलेगा एक अच्छी रफ्तार एक्सपेक्टेड रहेगी। और देखिए, भले ही आईपीएल ख़त्म हो जाए तो अगर मैं कहूँ कि वर्ल्ड कप शुरू ही हो रहा है। ठीक है, अगले महीने से वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है, और उसका भी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है, हालांकि वो जियो के पास नहीं है, वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है, लेकिन उनके साथ भी जियो ने डील करी हुई है, अब वो भी उन्हीं का मान के चलो। ठीक है, और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो रिजल्ट्स इनके आए थे हाल फिलहाल में जो कि अच्छे थे, उतने बुरे भी नहीं थे। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी के बिजनेस को लेकर, तो देखो अभी ये इंस्टेंट लोन वगैरह दे रहा है, लेकिन छोटे टिकट साइज़ के लोन है। ठीक है ये, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी जो है वो बड़े लोन्स भी बांटने वाली है, जिसमें से होम लोन एक बहुत बड़ा पोर्शन होने वाला है इनका। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन देने वाले हैं ये, तो देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ ज़रूर है। और धीरे धीरे जो लोन पोर्टफोलियो है वो इनका ग्रो होता है, आपको नजर आएगा। सेफ और जो लोन होंगे, क्योंकि होम लोन जनरली सेफ ही होता है। और जहाँ तक इंश्योरेंस की बात करें, देखो सब कुछ तैयार है। ठीक है, टीम तैयार है, सब कुछ तैयार है, मैनेजमेंट तैयार है, सब कुछ है, लेकिन लाइसेंस नहीं है इनके पास। जैसे ही लाइसेंस मिल जाएगा यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि रिलायंस देखो बहुत बड़ा नाम है। ठीक है,
और कहीं ना कहीं ट्रस्ट होता है, एक भरोसा होता है। लोग कार इंश्योरेंस लेते हैं, बाइक इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, सब कुछ यहाँ पर होगा। और रीच इनकी इतनी बढ़िया है कि अगर ये अपने उसका जो इंश्योरेंस का टैब है, अगर ये अपनी खुद की माई जियो ऐप में भी रख देंगे तो भी इनको अच्छा खासा अट्रैक्शन वहीं से मिल जाएगा। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स का भी टैब इनको देने में टाइम नहीं लगेगा अपनी खुद की माई जियो ऐप में। डिजिटल बैंकिंग में यूपीआई पेमेंट्स की बात करो, इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पर नज़र करोगे तो भाई साहब ब्रोकिंग बिजनेस का भी लाइसेंस अप्लाई करा है, वेल्थ मैनेजमेंट का भी लाइसेंस इन्होंने अप्लाई करा है, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी कंपनी एंट्री करने वाली है। और अगर क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में एंट्री करती है तो अपने खुद के शोरूम से कई सारे डिस्काउंटेड भी देखने को मिलेंगे। चाहे आप एजियो के से आप खरीदारी करो, रिलायंस रिटेल से खरीदारी करो, तो यहाँ पे काफ़ी बड़े डिस्काउंटेड भी देखने को मिल सकते हैं, इवन रिलायंस स्मार्ट में भी। तो ये होगा यहाँ पर, लेकिन टाइम लगेगा, एकदम से कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा खासा टाइम यहाँ पर लगने वाला है और आपको वो टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप वो टाइम देने के लिए तैयार हो तो ही एंटर करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म का आउटलुक ख़राब नहीं है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में बाजार में इतना प्रेशर है, पैनिक है, तो कहीं ना कहीं आज गिरावट देखने को मिली ज़रूर है। वैल्यूएशन के हिसाब से 150 का पी है, जो कि महंगा है, काफ़ी महंगा है, लेकिन समझना ये भी होगा इनके बिजनेस अभी खुले भी नहीं है, इनके रेवेन्यू अभी उतने ही हो भी नहीं रहे, इतने प्रॉफिट अभी उतने हो भी नहीं रहे। लेकिन जैसे जैसे इनके बिजनेसेस एक एक करके ओपन अप होते जाएंगे, इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स में अच्छी खासी तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। जहाँ तक फाइनेंशियल कंडीशन अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबल कंपनी है और अच्छा प्रॉफिट करती है हर क्वार्टर में, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कम है रेवेन्यू वगैरह, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी कंपनी के जो सारे बिजनेस ओपन अप हुए नहीं है। मुझे हैरानी नहीं होगी कि आज से शायद 3-4 साल बाद इनके रेवेन्यू जितने आज देखने को मिल रहे हैं उससे 10x हो जाए, तो मुझे हैरानी भी नहीं होगी। लेकिन हाँ, 3-4 साल बाद ठीक, क्योंकि बिजनेस ओपन अप जैसे जैसे होंगे अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स इनके लिए खुलती जाएगी। यहाँ पर प्रॉफिट भी देखो तो 310 करोड़ का प्रॉफिट अभी लास्ट क्वार्टर में था, और सितंबर में जनरली ये ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि रिलायंस सितंबर क्वार्टर में डिविडेंड पे करता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6% की हिस्सेदारी जियो फाइनेंशियल्स के पास है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा पैसा आता ज़रूर है, और 6% का अगर आप काउंट भी करते हो तो वो भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, ठीक है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% है, और प्रमोटर लिस्टिंग से लेकर अब तक तकरीबन 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुका है। इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखो तो उनकी धीरे धीरे क्वांटिटी कम हो रही है। लिस्टिंग से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशंस बेच चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो भी इंटरेस्ट लौटता हुआ नजर आएगा जब ये अलग अलग इंडेक्स का पार्ट बनना शुरू हो जाएंगे। अभी तो किसी इंडेक्स का पार्ट नहीं है ये, लेकिन बीच में चर्चा थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में इसको शामिल करा जा सकता है, और अगर वाकई में इनको शामिल कर लिया गया निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो एक अच्छी बात होगी, एक पैसिव इन्फ्लो शुरू हो सकता है वहाँ से। देखिए ओवरऑल अगर मैं जियो के बारे में देखूँ तो गिरावट है, डेफिनेटली गिरावट है, बड़ी गिरावट है। तकरीबन 395 रुपये तक का हाई बनाया था इसने, वहाँ से ये लगातार गिरा ज़रूर है। लेकिन मैं अगर इसको 388 रुपये के लेवल से देखना शुरू करूँ तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 10% का डिक्लाइन ये दिखा रहा है। और यहाँ से मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, अगर ये 320 से 350 के रेंज में जाता है तो वहाँ पर बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकता है। अगेन मैं यहाँ पर हर बार बोलता हूँ कि बाय ऑन डिप्स का ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के चलना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि देखो मैं लॉन्ग टर्म की ही यहाँ पर बात करूँगा, क्योंकि धीरे धीरे जब बिजनेस ओपन अप होंगे तो वो एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करके लेकर आएंगे। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भैया क्यों नहीं मिल रहा लाइसेंस, तो अगेन मैं कहता हूँ भाई साहब ये कोई नहीं जानता क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। एक्सपेक्टेड था कि IPL के दौरान मिल जाना चाहिए, मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च हो जाने चाहिए थे इनके, लेकिन शायद अब वर्ल्ड कप में करेंगे, क्या पता, किसे पता। लेकिन अगर वर्ल्ड कप के दौरान भी भैया इनको अगर लाइसेंस वगैरह मिल जाते हैं तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। अगेन मैं कहूँगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।